सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून के साथ हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम वाली यूनिट में आज स्टडी करेंगे हम इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम। इफेक्टिंग या इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम हेडिंग लिखिए। हमको क्या स्टडी करना है? इक्विलिब्रियम पर कौन कौन इफेक्ट करता है, मींस इक्विलिब्रियम कौन से ऐसे फैक्टर है जिनसे चेंज होता है। तो पहले ये समझिए कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम की आपको कंडीशन समझाई थी। इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है जब कोई रिएक्शन ए प्लस बी ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्शन स्टार्ट करके किस में कन्वर्ट हुए, सी प्लस डी, वो प्रोडक्ट है। राइट साइड, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट होता, राइट साइड प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब है ए बी जब सी डी में कन्वर्ट हो तो उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब सी डी वापस से बैक साइड बैकवर्ड रिएक्शन में कन्वर्ट हो, मतलब ए बी में कन्वर्ट हो, तो इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम एक स्टेज है जिसमें आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर होता, मींस वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है रिएक्शन, उसमें रुकेगी नहीं, नॉट स्टॉप। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा, मींस रिएक्शन चल रही है, फ्लो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, लेकिन उनका रेट सेम है। इस सिचुएशन का नाम हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब दूसरी चीज होती है, यहाँ इक्विलिब्रियम के इफेक्टिंग फैक्टर की स्टडी करने ध्यान रखिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट ही क्यों बोला उसको? कांस्टेंट इसलिए बोला कि वो कांस्टेंट, नॉट वेरिएबल। तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है इसमें आपको। हम इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए स्टडी कर रहे हैं कि हम क्या करें कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चला जाए। मींस हमारी जो सिचुएशन है, या हम जो चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, रिएक्टेंट कन्वर्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन में आप क्या चाहते हैं, किसी भी रिएक्शन में आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। मींस आप रिएक्शन को किस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहते हैं, फॉरवर्ड। मींस इक्विलिब्रियम में अगर कोई रिएक्शन है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल है, तो आप उस डायरेक्शन में उसको शिफ्ट करना चाहते हैं, राइट साइड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कि प्रोडक्ट हमको एक्सेस मिले, प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा मिले। तो आपको ऐसे कौन सा फैक्टर यूज करें ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फ्लो, बैकवर्ड रुक जाए, तो आपको प्रोडक्ट एक्सेस मिलेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा मतलब किस डायरेक्शन में जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हमको रिएक्शन जब करते हैं तब हमें प्रोडक्ट की आवश्यकता। अब हम इक्विलिब्रियम को चेंज करने के फैक्टर की स्टडी कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे शिफ्ट करें, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमको प्रोडक्ट चाहिए, हमें रिएक्टेंट नहीं चाहिए। हम रिएक्शन ही इसलिए करते हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो ऐसे केस में जब हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के टाइम रिएक्शन को स्टार्ट करें और कहीं इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, हमारी प्रॉब्लम होती है कि रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करना, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना। तो हम कौन से फैक्टर यूज करें, उनको बोलते हैं इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑन इक्विलिब्रियम, या इक्विलिब्रियम को चेंज करने वाले फैक्टर। अब इक्विलिब्रियम के इफेक्टिंग फैक्टर स्टडी कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको बोलते हो आप? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो केसी है, और केसी का फार्मूला क्या है? केसी का फार्मूला है C इंटू डी अपॉन A इंटू बी, ये फार्मूला है केसी का। और कोई रिएक्शन चलती रहेगी
तो Kc तो उस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है। कैसे? जैसे रिएक्शन चल रही है, AB से CD का फॉर्मेशन हुआ, तो AB का कंसंट्रेशन क्या होगा? AB का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। जितना इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, CD का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, तो Kc तो कांस्टेंट रहेगा ना। Kc चेंज नहीं होता है। इट मींस, यहां ध्यान रखिए, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इफेक्टिंग फैक्टर की स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम इक्विलिब्रियम को कौन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो यहां से Kc का ध्यान रखिए, Kc डज नॉट डिपेंड एनी फैक्टर। Kc किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं है। Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओनली टेम्परेचर। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल टेम्परेचर से इफेक्ट होता है और किसी फैक्टर से ये इफेक्ट नहीं होता है। ये नोट कर लीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर से रिलेटेड है। अगर आप रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। क्लियर? इसको हम यहां से स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम के कौन कौन से फैक्टर और इक्विलिब्रियम को कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये पहला फैक्टर है। इसके 5 फैक्टर है। पहला कंसंट्रेशन, दूसरा हम प्रेशर का इफेक्ट करेंगे, फिर टेम्परेचर का इफेक्ट लेंगे, फिर कैटलिस्ट का इफेक्ट लेंगे, इनर्ट गैस का इफेक्ट लेंगे। 5 फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पहला, जैसे एग्जांपल लेते हैं, N2 plus 3H2 gas gives twice NH3 gas। सिंपल सा कंसेप्ट है। इक्विलिब्रियम को आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है क्योंकि हमको प्रोडक्ट के अमाउंट की एक्सेस अमाउंट में हमें चाहिए। मींस उसका फॉर्मेशन ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्ट विद मोर फॉर्म। तो इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करें। सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करो। तो इस केस में ये अमोनिया की हेबर प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है ये? हेबर्स प्रोसेस। अमोनिया का हेबर प्रोसेस है। अब हेबर प्रोसेस में अगर आप, ये अमोनिया का हेबर प्रोसेस है, नाइट्रोजन 1 मोल एंड 3 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन को रिएक्ट करे तो इस केस में 2 मोल ऑफ अमोनिया इज फॉर्म। ये कंसेप्ट है। तो यहां पर आपको कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज करना पड़ेगा। किसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करना पड़ेगा? रिएक्टेंट का। तब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। मींस इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। बाय मिस्टेक अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो रिएक्शन बैकवर्ड फ्लो होने लगेगी। मींस इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। मींस आप यहां समझे कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी शिफ्ट हो सकता है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में भी शिफ्ट होता है। क्यों? इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है कि RF इक्वल टू RB। इक्विलिब्रियम के टाइम तो RF RB इक्वल होंगे ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम दूसरा कंसेप्ट है, इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में होता है, पैक कंटेनर में होता है। ये पैक कंटेनर है। अब आपने 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन को लिया, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन को एक कंटेनर में पैक किया। रिएक्शन स्टार्ट हुई, अमोनिया के मोल फॉर्मेशन हुए, हो सकता है 50% डिसोसिएशन हुआ और उस टाइम पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया। अब आपकी रिएक्शन तो 50% ही कंप्लीट हुई, मतलब 50% अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो गई, RF इक्वल टू RB हो गया। तो अब आपको क्या चाहिए? रिएक्शन को राइट साइड मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। तो आपको रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हायर रखना पड़ेगा। मींस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को
इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाकर के अमोनिया कंटिन्यूटी में फॉर्मेशन होती रहेगी। ये है कंसंट्रेशन का इफेक्ट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। लेकिन केसी डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, वो किसी के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि केसी तो खुद कांस्टेंट है। केसी रेशो है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जो रेशो होता है वो कभी चेंज नहीं होता। क्यों? कि रिएक्शन में तो इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा। CD अपॉन ए भी, एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होगा। तो केसी कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में क्या होता है? कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। यहां चेंज क्या हुआ? इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन चेंज हो गई, इक्विलिब्रियम इफेक्ट हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। हमने जैसे ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, मान लीजिए पहले से इक्विलिब्रियम था यहाँ, RF इक्वल टू RB था, अब हमको इधर ले जाना रिएक्शन को, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करो रिएक्टेंट का। रिएक्शन मींस इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और आपने अमोनिया का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, मतलब ये तो प्रोडक्ट है, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। मींस इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन चेंज करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलवेज कांस्टेंट, वो किसी से चेंज नहीं होता। इस बात को लिखेंगे। उसके बाद हम अगला जो इफेक्ट है प्रेशर का इफेक्ट, उसकी स्टडी करेंगे। स्टार्ट करिए। एक इसमें लिचटलियर प्रिंसिपल होता है। कौन सा प्रिंसिपल होता है? लिचटलियर। उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, वो इक्विलिब्रियम के बेस पर है या इक्विलिब्रियम के लिए उसने दिया है। बोला कि इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम टोटली आलसी है, वो हर टाइम इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहता, वो डिस्टर्ब होना नहीं चाहता। जैसे 11th के स्टूडेंट है, तो इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी भी कैसी है? इक्विलिब्रियम निहायत ही आलसी किस्म का होता है। निहायत ही आलसी किस्म का मतलब उसको डायनेमिक तो बोला है कि वो डायनेमिक है, चलता रहता लगातार, लेकिन उसकी नेचर एक और है, वो निहायत ही किस्म का आलसी, कुछ नहीं करना चाहता। मींस पूरी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में ही रखना चाहता है। मतलब क्या होना चाहिए? RF इक्वल टू RB हमेशा रहना चाहिए, मतलब ये पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हर टाइम रहना चाहिए, ऐसा इक्विलिब्रियम चाहता है। मतलब वो आलसी है, डिस्टर्ब होना नहीं चाहता। आपने क्या किया? आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया इक्विलिब्रियम पे, तो अब ये इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इक्विलिब्रियम तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और अमोनिया के अमाउंट को बना के आपको दे देगा और फिर से इक्विलिब्रियम में शिफ्टिंग कर देगा रिएक्शन। बताओ कितनी जल्दी काम किया उसने? उसने इतनी जल्दी काम इसलिए किया कि वो इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहता है, क्योंकि वो निहायती किस्म का आलसी है, वो चाहता ही नहीं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो। अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे इक्विलिब्रियम को, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में भागेगा जिससे कि जो आपने इफेक्ट यूज किया है वो सब खत्म हो जाए, इफेक्टलेस हो जाए वो इफेक्ट। जैसे आपने क्या किया? कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, आपने इन दोनों के कंसंट्रेशन इंक्रीज किए। बताओ इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा कुछ समय के लिए, और अमोनिया का एक्सेस अमाउंट आपको बना के दे देगा, उसका काम खत्म। फिर से वो क्या आ गया? फिर से इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग कर। क्यों इक्विलिब्रियम में आ गया? इधर तेजी से क्यों भागा? इधर तेजी से इसलिए भागा कि जो आपने इफेक्ट लगाया उनको खत्म करना है, उसको आपने कंसंट्रेशन का इफेक्ट लगाया है, वो तेजी से इधर भागा, अमोनिया एक्सेस बना के आपको दे दी, आपका भी काम हो गया, इक्विलिब्रियम का भी काम हो गया, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ और फिर से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। फिर कंसंट्रेशन इंक्रीज करो, इक्विलिब्रियम फिर उधर भागेगा। क्यों? वो चाहता है कि ये जो इफेक्ट आपने लगाया ये ना रहे, वो अपनी पोजीशन में रहे, क्योंकि वो निहायत ही किस्म का आलसी होता है। तो अब यहां पर लिचटलियर प्रिंसिपल की आप स्टडी करिए। लिचटलियर प्रिंसिपल ये है
कि जब किसी इक्विलिब्रियम में हम कोई फैक्टर यूज करें तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिससे कि लगाए गए फैक्टर इफेक्टलेस हो जाए। ये सिंपल सी थिंक है उसकी। चलिए अब किसका इफेक्ट समझे हम? प्रेशर का इफेक्ट। सेकंड, इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है? प्रेशर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें? तो पहले रिएक्शन की स्टडी करेंगे। हम फिर से वही लेकर के आते हैं, N2 प्लस 3H2 गैस gives NH3 गैस। ये अमोनिया हेबर प्रोसेस है। अब किसी भी रिएक्शन में अगर आपको प्रेशर का इफेक्ट डिसाइड करना है तो आपको डेल एनजी पता करना पड़ेगा। और डेल एनजी कैसे पता करते हैं? ये फार्मूला है। डेल एनजी मतलब गैस के मोल का डिफरेंस, प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल। ये फार्मूला डेल एनजी का। पता करिए इस रिएक्शन के बारे में, और पता जैसे ही करोगे आपको पता चल जाएगा क्या करना है। तो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं? 2 माइनस रिएक्टेंट 3 + 1 4 -2। डेल एनजी क्या आया? सिंपल सी थिंग है, डेल एनजी नेगेटिव आया। तो कंसेप्ट को याद रखिए, जिन रिएक्शंस के लिए डेल एनजी की वैल्यू नेगेटिव हो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम, मतलब रिएक्शन से मतलब इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी? जब आप प्रेशर को क्या करें? हाई प्रेशर। सिंपल सी थिंग है, जिन रिएक्शन के लिए डेल एनजी की वैल्यू नेगेटिव आए। डेल एनजी कब नेगेटिव आएगा? जब प्रोडक्ट के मोल कम हो, प्रोडक्ट मोल लेस देन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के मोल 4 है, प्रोडक्ट के मोल 2 है, तो डेल एन नेगेटिव आएगा। जब जब रिएक्शन के लिए डेल एनजी नेगेटिव आए तब तब समझ लीजिए कि इक्विलिब्रियम हाई प्रेशर पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और आपने लो प्रेशर कर दिया तो लो प्रेशर करते ही इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड जाने लगेगा। दोनों डायरेक्शन में काम करेगा प्रेशर, मींस इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी शिफ्ट हो सकता है और बैकवर्ड भी जा सकता है। ये आपके बेस पर या आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसमें कौन सा किस तरह का फैक्टर यूज कर रहे हैं। अमोनिया की हेबर प्रोसेस के लिए डेल एनजी की वैल्यू नेगेटिव है, तो इस केस में आपको इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना, मींस अमोनिया एक्सेस अमाउंट में आपको चाहिए तो आपको प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। प्रेशर अगर लो किया तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन, तो HSO2 गैस प्लस O2 गैस gives HSO3 गैस। इसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहां लिख देगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्टैक्ट प्रोसेस के नाम से फेमस है। तो HSO2 को O2 से रिएक्ट किया तो HSO3 का फॉर्मेशन हुआ। अब देखते हैं इस पे प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा इक्विलिब्रियम पे। डेल एनजी पता करो। डेल एनजी फार्मूला बार बार नहीं लिखूंगा। प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल। प्रोडक्ट के मोल कितना है? 2 माइनस 2 + 1 = 3 रिएक्टेंट -1। इसका भी डेल एनजी नेगेटिव है, मींस प्रेशर की कंडीशन क्या होगी? हाई प्रेशर पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। लो प्रेशर कर दिया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। बट Kc is always constant and does not depend upon pressure। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसका प्रेशर से कोई लेना देना नहीं, वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं। क्लियर? कौन डिपेंड है प्रेशर पर? प्रेशर पर इक्विलिब्रियम डिपेंड है, नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ दोनों चीजें अलग अलग है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब वो रेशो है,
और इक्विलिब्रियम तो स्टेज है रिएक्शन की, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए। इक्विलिब्रियम के इफेक्ट स्टडी करना है हम कि इक्विलिब्रियम को हम फॉरवर्ड कब ले जाएं, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड कब जाएगा। तो पहला प्रेशर का इफेक्ट क्या बना, इफ द डेल एन जी नेगेटिव, जिन जिन रिएक्शन के लिए डेल एन जी नेगेटिव हो और वो इक्विलिब्रियम में शिफ्टिंग करती हो, तो ये मान करके चलिए कि अगर आप हाई प्रेशर यूज करोगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। नंबर थर्ड, PCl5 गैस gives PCl3 gas plus Cl2 गैस। ये रिएक्शन है, डेल एन जी पता करेंगे सामने। ये डेल एन जी का फार्मूला प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल। PCl5 के डिकम्पोजिशन के बारे में पता कर रहे हैं। इधर मोल कितने हैं, PCl3 का 1 मोल, Cl2 का 1 मोल, 2 प्रोडक्ट मोल 2 माइनस 1 इक्वल टू डेल एन जी की वैल्यू +1 आ गई। यहां से कंसेप्ट अब बदलेगा, कंसेप्ट कोई नहीं बदलेगा, अपोजिट कंसेप्ट हो जाएगा। ऐसी रिएक्शन जिनमें डेल एन जी पॉजिटिव आए, मतलब प्रोडक्ट के मोल एक्सेस हो देन रिएक्टेंट मोल, तभी डेल एन जी पॉजिटिव आएगा। जब रिएक्शन के लिए डेल एन जी पॉजिटिव आ जाए, समझ लीजिए वो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम लो प्रेशर पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। क्लियर। नंबर 4, H2 गैस प्लस I2 गैस gives YHI गैस। ये रिएक्शन है। पहले डेल एन जी पता करें तब इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। डेल एन जी गैस, वही फार्मूला प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल। प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2, रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 1 + 1 2, तो 2 - 2 = 0। इसका मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें डेल एन जी 0 हो, इट मींस प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल इक्वल हो, तभी डेल एन जी 0 आएगा। ऐसे केस में नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, उन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पे आप प्रेशर को इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें, जिन रिएक्शंस के लिए डेल एन जी की वैल्यू 0 होगी उनमें इक्विलिब्रियम पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। आप प्रेशर को इंक्रीज करें, प्रेशर को डिक्रीज करें या खुद इस रिएक्शन में जाकर के बैठ जाए, नथिंग हैपन। क्लियर। ये 4 कंसेप्ट है, चारों को लिखिए और याद रखिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं है, ये इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को चेंज करेगा प्रेशर। नोट करिए, उसके बाद आगे की स्टोरी सुनाते हैं। अब हम यहां पर स्टडी करेंगे, सारी स्टोरी भाई लिखी रहेगी, इसी में फिर से समझना है। देखिए, प्रेशर का इफेक्ट हमने स्टडी किया, प्रेशर का इफेक्ट स्टडी किया। आप किसका इफेक्ट स्टडी करें, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। अगर सिस्टम में हम क्या मिक्स कर दें, बड़े ध्यान से समझिए, इसको याद रखने वाली बात है, समझने वाली बात नहीं है। मीन्स समझ के याद रखने वाली बात है, समझ में आएगा तो याद रहेगा। याद करके आज तक कोई नहीं समझा है, समझ करके याद रखना इजी है। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस अगर इक्विलिब्रियम में हम किसी रिएक्शन में मिक्स कर दें तो इक्विलिब्रियम किधर भागेगा, किधर शिफ्ट होगा, ये देखते हैं। अब इनर्ट गैस के नाम लिख देता, आपको इनर्ट गैस के बारे में पता है कौन कौन सी होती है इनर्ट गैस। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ये 6 गैस जो है इनर्ट गैस है, जिनको नोबल गैस बोलते हैं। इनर्ट इसलिए बोलते हैं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, दूसरी चीज ये किसी से रिएक्ट होती नहीं। तो समस्या ये है कि अगर हम इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन आ चुकी है, शिफ्टिंग कर चुका है इक्विलिब्रियम, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो चुका है,
लेकिन हम किसी रिएक्शन को स्टार्ट इसलिए नहीं करते कभी कि वो इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो जाए, वो तो हमारी प्रॉब्लम हो गई। अगर अमोनिया हेबर प्रोसेस को हमने स्टार्ट किया और वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो गई तो अमोनिया आपको मिलेगी क्या? आपने तो रिएक्शन ही अमोनिया के ऑक्टेन के लिए की है कि अमोनिया का मटेरियल अमोनिया एक्सेस अमाउंट में आपको मिले, इसलिए तो रिएक्शन कर रहे हो आप। और मान लो ये रिएक्शन पूरी इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो गई तो आपका फायदा क्या होगा? इसलिए अगर किसी सिस्टम में जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और हम इनर्ट गैस मिक्स करें तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, मींस इसका इफेक्ट क्या होगा वो समझिए। इसकी दो कंडीशन है। एक तो सिंपल सी कंडीशन है जिसको मैं बोलूंगा और आपको लिखना है केवल। पहली कंडीशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पहली कंडीशन इनर्ट गैस की, कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ये उस सिस्टम की कंडीशन है। इस कंडीशन पर ए पर ध्यान से समझिए इस बात को, कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, इस कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप किसी सिस्टम में इनर्ट गैस मिक्स करते हैं नथिंग हैपन, कुछ नहीं होगा। कितनी सिंपल सी बात है। ये रिएक्शन अमोनिया हेबर प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड PCl5 की H2O2 की, चार रिएक्शन आपके सामने बोर्ड पर लिखिए, ये चारों इक्विलिब्रियम के एग्जांपल है। इनमें अगर आप इनर्ट गैस मिक्स करते हैं और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये मान के चलिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ना तो फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा, उस पर इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस चीज को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हेडिंग लिखिए आप, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, और उसके अंदर लिखिए फर्स्ट पॉइंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे रिएक्शन के लिए डेल एनर्जी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जीरो हो, कोई लेना देना नहीं। तो ये सिंपल सी थिंग है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इफ वी मिक्स्ड इनर्ट गैस, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमने इनमें से किसी सिस्टम में इनर्ट गैस मिक्स की तो इक्विलिब्रियम ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा, मींस इक्विलिब्रियम पर ऐसे केस में इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम इफ द एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपने लिख लिया होगा, इसलिए ये याद रखने की बात है, इसमें कोई एग्जांपल लिखने की बात नहीं है। सभी एग्जांपल चाहे उसके लिए डेल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, आपको वो वॉल्यूम की कंडीशन देगा, फालतू बकवास करेगा क्वेश्चन में, ऐसा है क्वेश्चन में इतने मोल नाइट्रोजन इतने मोल हाइड्रोजन, और लास्ट में धीरे से बोलेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम और आपने उसमें हीलियम मिक्स करी, व्हाट हैपेंड। तो आपको लिखना है कि इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्यों? इनर्ट गैस मिक्स कर दी लेकिन लास्ट में उसने स्टेटमेंट बोल तो दिया कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर इक्विलिब्रियम पर इनर्ट गैस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। चलिए भाई, बी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब सुनिए, अब सुनने समझने की बात है, लेकिन कुछ भी सुनने समझने की बात नहीं है, एक बार सुनोगे याद रह जाएगा। एट कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस का इफेक्ट होता है, क्या होता है सुनिए। अगर आप इनमें से किसी सिस्टम में इनर्ट गैस को मिक्स करते हैं और सिस्टम का प्रेशर, उसने बोला कि सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम तो चेंज हो, मतलब वॉल्यूम वेरिएबल है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज हो सकता है, बट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसमें याद रखने की बात क्या है,
पॉजिटिव फॉरवर्ड, नेगेटिव बैकवर्ड। ये याद रखिए। कैसे पॉजिटिव फॉरवर्ड? अरे पॉजिटिव का मीनिंग ही फॉरवर्ड होता है, नेगेटिव का मीनिंग बैकवर्ड। इस तरह कंसेप्ट को थोड़ा सा मैच अप करके उसको याद रखिए। जैसे एट कांस्टेंट प्रेशर है सिस्टम में, उसने बोला कि प्रेशर कांस्टेंट है सिस्टम में, कोई रिएक्शन चल रही, वो इक्विलिब्रियम में, आपने उसमें इनर्ट गैस मिक्स की, तो क्या फायदा होगा? फायदा इस रिएक्शन में होगा ओनली। कौन सी रिएक्शन में फायदा होगा? PCl5 वाली। PCl5 gives PCl3 plus Cl, इसमें फायदा होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए डेल एन जी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो याद रखिए, डेल एन जी जब जब पॉजिटिव होगा, ये इनर्ट गैस का इफेक्ट है, प्रेशर का इफेक्ट नहीं है। अब यहां से हटा देते हैं हम, क्योंकि हमको किसका इफेक्ट स्टडी करना है? इनर्ट गैस का। फिर से सुनिए, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है, PCl5 का केस देख लीजिए, लिखा हुआ है PCl5 gives PCl3 plus Cl, डेल एन जी पता करिए, प्रोडक्ट के मोल 2 माइनस रिएक्टेंट मोल 1, डेल एन जी पॉजिटिव। तो याद रखिए, जिन जिन रिएक्शन के लिए डेल एन जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, उनमें अगर आप इनर्ट गैस मिक्स करते हैं तो रिएक्शन किधर जाएगी? इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। क्लियर? फिर से समझिए, जिन रिएक्शन के लिए डेल एन जी पॉजिटिव है, उन रिएक्शन में आप इनर्ट गैस मिक्स करें, बट कंडीशन एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट हो, ऐसे केस में आपने डेल एन जी पॉजिटिव वाले सिस्टम में इनर्ट गैस को मिक्स किया तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। और जिन रिएक्शन में डेल एन जी नेगेटिव होगा, जैसे N2 + 3H2 2 NH3, डेल एन जी क्या है? -2, इसमें डेल एन जी क्या है? -1। ध्यान रखिए, डेल एन जी माइनस, इनर्ट गैस मिक्स करने पर रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड। ऐसे सिस्टम जिसमें कि आप डेल एन जी नेगेटिव देखें, उस सिस्टम में अगर कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस मिक्स करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, मींस इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होता है। और ऐसी रिएक्शन जिनमें डेल एन जी 0 हो, फिर से वही कहानी होगी, नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस मिक्स करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये कहानी कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के साथ है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, चाहे डेल एन जी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो आप ये पता कर लीजिए कि डेल एन जी पॉजिटिव है, डेल एन जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी इनर्ट गैस मिक्स करने पे। डेल एन जी नेगेटिव है तो इनर्ट गैस मिक्स करने पर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, मींस इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। और जब डेल एन जी 0 हो तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। पुरानी कहानी है। इन सबको नोट करिए, मैं आपको राइटिंग में लिखवा देता और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है, कितना समझ में आया आपको। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नंबर 4, फोर्थ नंबर का इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है इक्विलिब्रियम पर, और यहां आपको पहले ही समझा चुके हैं कि टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम भी चेंज होगा और केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होता है, मींस केसी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो पहले बात करेंगे कि टेम्परेचर इक्विलिब्रियम को कैसे चेंज करता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये कौन सा फैक्टर है? 4 नंबर का, बड़े ध्यान से समझिए भाई। जैसे टेम्परेचर के बेस पर आपने पढ़ा होगा रिएक्शन 2 टाइप की होती है। टेम्परेचर के बेस पर रिएक्शन 2 टाइप की होती है, एक का नाम एक्सोथर्मिक, दूसरे का नाम एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती है जिनमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है ड्यूरिंग प्रोसेस, मतलब रिएक्शन के टाइम हीट एनर्जी रिलीज होती है।
और दूसरे टाइप की रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो पहले हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करेंगे। अमोनिया की जो हेबर प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट टुगेदर फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। कौन सी रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक। अब आपको बता चुके हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है। रिएक्शंस व्हिच आर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस, वो सारी रिएक्शन जो रिएक्शन के टाइम हीट एनर्जी को रिलीज करे। बता हीट एनर्जी थी किसके पास? अरे हीट एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास होगी ना, एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास थी, प्रोडक्ट तो बाद में आया ना। प्रोडक्ट की एनर्जी होती ही कहाँ, प्रोडक्ट तो बाद में आता है। तो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो रिलीज हो गई, मतलब इनकी एनर्जी डिक्रीज होगी और इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये कितने इनमें एनर्जी रखता है बात की बात है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो डेल एच मैंने लिखा, इसका मतलब है एंथैल्पी चेंज, और आपको पहले समझा चुके हैं एंथैल्पी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑफ रिएक्शन। डेल एच का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ heat energy of reaction which is evolved during process। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? डेल एच से। डेल एच का मतलब है एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन के अंदर कितनी हीट एनर्जी चेंज हुई, या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, उसको डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में इसकी वैल्यू नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट होती है। जैसे 1 मोल अमोनिया के फॉर्मेशन में, बात को समझिए, 1 मोल अमोनिया के फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? ये 46.1 किलो जूल पर मोल, ऐसा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 1 मोल अमोनिया के फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 46.1 किलो जूल पर मोल। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि अमोनिया की जो हेबर प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें डेल एच की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। कभी कभी क्या होता है, वो डायरेक्ट लिख देता है N2 + 3H2 gives twice NH3, और ऐसे लिख देता है 46.1 किलो जूल पर मोल। डेल एच का साइन नहीं लगाया, डेल एच का साइन लगाएगा तो माइनस साइन लेगा, और अगर मान लो डेल एच के विदाउट लिखा उसने, इस प्रोडक्ट के साथ ही लिख दिया तो साइन प्लस लेगा, प्लस 46.1 किलो जूल पर मोल। दोनों का मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर? अब एक बात करते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की डेफिनेशन मैंने क्या बताई? अरे जिस रिएक्शन में ऑटोमेटिक एनर्जी रिलीज हो, आपको एनर्जी सप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप एनर्जी सप्लाई करोगे तो वो तो एंडोथर्मिक हो गया ना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं जिनमें आप केवल रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन कर दीजिए, वो प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन कर लेंगे, एनर्जी भी रिलीज कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना उसमें, आपको केवल तमाशा देखना है, आपको वहां हाथ पैर नहीं हिलाना है। तो यहाँ N2 + 3H2 को जब रिएक्ट किया, अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ 2 मोल, तो 1 मोल अमोनिया के फॉर्मेशन से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 46.1 किलो जूल पर मोल, 2 से डबल होगी, 92 के लगभग जो भी। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनमें रिएक्शन के टाइम एनर्जी रिलीज होती है, और रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। कितनी एनर्जी चेंज हुई? -46.1 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी एक अमोनिया के फॉर्मेशन में रिलीज होगी। हो गई रिलीज? ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। बताओ, मैंने आपको समझाया, इस रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है केवल। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट हुई,
उनकी अपनी प्रॉब्लम है, वो आपस में रिएक्ट हुई, उसने 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन कर दिया, कुछ एनर्जी रिएक्शन के टाइम रिलीज कर दी। आपने कुछ किया क्या? नहीं। ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी ऑटोमेटिक रिलीज हो, उनमें आपको टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो रिक्वायरमेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करना है। क्यों? अरे रिएक्शन में खुद ही एनर्जी रिलीज हो रही है, आप वहां सप्लाई करके क्या करोगे? तो ऐसी रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिनमें हीट एनर्जी ऑटोमेटिक रिलीज होती है, उनमें आपको टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा? लो टेम्परेचर। तब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। बात समझ में आ गई होगी, फिर से सुनिए। ऐसी रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है, जिनमें हीट एनर्जी ऑटोमेटिक इवॉल्व हो रही है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा, तब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम को आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, चेंज करना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड चलती रहे, तो आपको यहाँ पे लो टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप आराम से बैठ के तमाशा देखिए, रिएक्शन ऑटोमेटिक होती रहेगी, क्योंकि वो तो एक्सोथर्मिक है। जैसे अगर एक एग्जांपल लें अपन कि जैसे सन है, सन अपने को लाइट एनर्जी देता अर्थ तक, उसी पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है हीलियम हाइड्रोजन के कंसेप्ट से, और सन से लाइट एनर्जी अपने पास आती है अर्थ की सरफेस पे, अपन उसको गेन करके डिफरेंट यूजर्स में उसको काम में लेते हैं। अब मान लो सन पर इतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वो आपको सप्लाई करने में लगा, और आप उसके सामने ऐसे दीपक जला करके या मोमबत्ती कैंडल जला करके ऐसे सामने करोगे उसके सन के, और कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे सन को मैं एनर्जी देने में लगा हूं, तो लोग हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? अरे जो दुनिया को हीट एनर्जी सप्लाई करता है, तुम उसको कैंडल से एनर्जी सप्लाई करने में लगे हो। हंसेंगे नहीं तो क्या समझेंगे, पागल हो गया है। चलिए, तो समझाने का मतलब यह है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस जहां जहां होती है, वहां आपको कुछ भी वर्क डन नहीं करना, नो वर्क डन इन रिएक्शन। तो वहां पे आपको इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ले जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम चलता रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लो टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल, HSO2 गैस प्लस O2 गैस gives HSO3 गैस। ये प्रोसेस भी डेल एच क्या है इसके लिए? डेल एच की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये प्रोसेस भी कौन सा है? एक्सोथर्मिक। जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को आप रिएक्ट करते हो तो SO3 का फॉर्मेशन होता है। ये भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, आपको कुछ नहीं करना है। आप विदाउट कैंडल जलाए, बिना मोमबत्ती के जलाए, चुपचाप इसकी रिएक्शन को देखते रहिए, ये हीट एनर्जी आपको खुद सप्लाई करेगी। इसका मतलब आपको क्या करना है? इस रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं होने देना है। लो टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और अगर इसका अपोजिट है, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, M2 गैस प्लस O2 गैस, ये ट्वाइस NO, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। क्यों एंडोथर्मिक है समझाता। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिनमें हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है। एक इसका मतलब ये है कि मान लीजिए इसके पास, नाइट्रोजन के पास कितनी एनर्जी है? 10 किलो जूल। ऑक्सीजन के पास भी कितनी एनर्जी है? 10 किलो जूल। इन दोनों के पास मिक्सअप कितनी एनर्जी है? 20 किलो जूल। और ये दुनिया में फेमस है कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इन रिएक्टिंग स्पीशीज को कुछ रिक्वायर्ड एनर्जी की आवश्यकता होती है, कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिससे कि आपस में कोलाइड कर सके, टकरा सके, और अपनी रिएक्शन को स्टार्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो हर रिएक्टेंट के पास वो एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए। इसके पास कितनी एनर्जी है? 20 किलो जूल, दोनों के पास मिला करके। अब ये माने कि इनको
रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता, ये अपनी रिएक्शन कब कंप्लीट कर सकते हैं, जब 40 किलो जूल एनर्जी हो। ये रिक्वायरमेंट एनर्जी है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर ए रिएक्शन, जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट। तो इनकी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है, 40 किलो जूल। बताओ 40 किलो जूल एनर्जी होगी तब ये रिएक्शन स्टार्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। इनके पास, दोनों के पास मिला के क्या है, इनके पास तो 20 किलो जूल एनर्जी है। बताओ ये अपनी रिएक्शन को स्टार्ट कर पाएंगे, नहीं। इसका मतलब आपको यहां तक पहुंचाने के लिए इनको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। और कितनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, 20 किलो जूल। 20 किलो जूल एनर्जी इन दोनों को सप्लाई करो तब ये हिलना डुलना शुरू करेंगे और प्रोडक्ट में बदलेंगे। मतलब उससे ज्यादा एनर्जी सप्लाई थोड़ी सी करना पड़ेगी। तो हम क्या करें, 30 किलो जूल एनर्जी इसको सप्लाई कर लें। तो इसके पास कितनी हो गई, 20 प्लस 30, 50 किलो जूल हो गई। बस 40 किलो जूल में तो ये अपनी रिएक्शन को उधर ले जाएंगे। इसका मतलब ये प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों, कि एनर्जी आपने सप्लाई की। जिस रिएक्शन में हम एनर्जी सप्लाई करते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने, प्रोसीड करने के लिए, वो सारी प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। डेल एच की वैल्यू क्या होगी, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपने क्या सप्लाई की, एनर्जी सप्लाई की, मतलब हीट एनर्जी तो सप्लाई की होगी। इसका मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस में आपको क्या करना है, एंडोथर्मिक प्रोसेस में हाई टेम्परेचर अप्लाई करना है, तब रिएक्शन फॉरवर्ड मींस इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। लिखिए, उसके बाद फिर आगे की कहानी सुनाते हैं। अब ये भी लिख लीजिए कि टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इफेक्ट होता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। अभी समझ में, अब कैसे इफेक्ट होता है, क्या फार्मूला है, देखिए समझिए। जैसे R इक्वल टू के, ऐसा एक लॉ ऑफ मास एक्शन था। क्या था, लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर इसको हम यूनिट कर दें, कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू 1 मोल, ए के कंसंट्रेशन को 1 मोल कर दिया, तो बताओ आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, के क्या है, रेट कांस्टेंट, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते आ रहे हैं। मतलब आर इक्वल टू के, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड है, रेट कांस्टेंट पर। रेट कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही नाम बदल बदल के आएगा आपको। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर ही डिपेंड है। अगर के की वैल्यू हायर होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन हायर होता है। अब हम बात करें टेम्परेचर की। टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होता है के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये फार्मूला है log K2 अपॉन K1। K2 क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज किया तब का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब K2 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है टेम्परेचर T2। पहले रिएक्शन का टेम्परेचर क्या था, T1। आपने रिएक्शन के टेम्परेचर को क्या कर दिया, T2। तो T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ, K2। और T1 पर क्या था, इनिशियल टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था। T1 को इंक्रीज किया, T2 किया, तो K1 से इंक्रीज होके K2 हो जाएगा। मतलब रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। यह फार्मूला है, इक्वल टू डेल एच अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये फार्मूला है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर लिखा T1 T2, जो हमने इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर लिया था। T1
और T2 टेम्परेचर है, K2 K1 टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। डेल एच क्या है? डेल एच आपने स्टडी किया था, डेल एच क्या स्टडी किया था? डेल एच का मतलब एंथैल्पी चेंज, और एंथैल्पी चेंज की तो दो वैल्यू होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? डेल एच क्या होगा? नेगेटिव। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा? डेल एच पॉजिटिव। हम बात करें एंडोथर्मिक प्रोसेस की, पहले किसकी बात कर रहे हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस की। डेल एच की वैल्यू क्या रखें? पॉजिटिव। अरे एंडोथर्मिक प्रोसेस में अभी आपको यहाँ लिखा मैंने, एंडोथर्मिक प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव होती, ये डेल एच लिखा था मैंने, इसकी वैल्यू पॉजिटिव लिखी। अब सुनो, एंडोथर्मिक प्रोसेस में T2 की वैल्यू हायर होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें, T1 से इंक्रीज करके हमने क्या किया? T2 बड़ा है, T2 T1 के कंपैरिजन में बड़ा है, ग्रेटर है, और डेल एच पॉजिटिव रखोगे तो आंसर क्या आएगा? K2 बड़ा होगा K1 से। सॉल्व करके देख लेना, इसकी वैल्यू बड़ी रखना, आपको इसकी वैल्यू छोटी रखना। T1 इनिशियली टेम्परेचर कम है, T2 को आपने इंक्रीज किया, और अगर यहाँ डेल एच पॉजिटिव है तो K2 बड़ा होगा K1 से। तो बात समझ में आ गई? टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और सुनिए अभी आपने पढ़ा, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हाई टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता ना, अभी तो लिखा आपने। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में K2 बड़ा कब होगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। आपने लिखा है N2 प्लस O2 में एट हाई टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू फॉरवर्ड, K2 बढ़ेगा तभी तो फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन। तो कहने समझाने का मतलब है, एंडोथर्मिक प्रोसेस में आप जितना चाहो टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो, जितना T2 की वैल्यू इंक्रीज करोगे K2 उतना बड़ा होता जाएगा। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल एच की वैल्यू क्या लेना पड़ेगी? नेगेटिव। अब इसको यहाँ क्या करें? ये नेगेटिव, अब बढ़ाओ T2, टेम्परेचर को इंक्रीज करो, T2 को जितना ज्यादा बढ़ाओगे ये माइनस साइन K2 को उतना डिक्रीज करेगा। तो डेल एच अगर नेगेटिव होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे K2 क्या हो जाएगा? K1 से छोटा हो जाएगा। मतलब आपने अभी लिखा है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रखना चाहिए? लो टेम्परेचर, तब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, K2 तब बड़ा होगा। आप टेम्परेचर को डिक्रीज करिए, ये माइनस साइन K2 को बड़ा कर देगा। ये दोनों चीजें आप नोट करिए। एंडोथर्मिक प्रोसेस में आप जितना टेम्परेचर बढ़ाना चाहो बढ़ाइए, फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि डेल एच पॉजिटिव होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, नेगेटिव साइन रखोगे, T2 को बढ़ाओगे तो K2 छोटा होता जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाना आपके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। नोट करिए और स्टडी पैकेज से इसको स्टडी करना पड़िए। अभी रुकिए, अभी और स्टोरी बाकी है। लास्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का इफेक्ट लिखिए। पहली बात, पहले यह समझना पड़ेगा कैटलिस्ट है क्या। कैटलिस्ट का इफेक्ट, कैटलिस्ट वो मटेरियल होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, उसका इक्विलिब्रियम से कोई लेना देना नहीं। कैटलिस्ट वो मटेरियल है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है अपने में कोई चेंज किए बिना। हाँ, फिजिकली वो चेंज हो जाता है, केमिकली चेंज नहीं होता। उस मटेरियल का नाम होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में डिटेल से अलग एक यूनिट है, तब उसकी बात करेंगे। अभी हम यहाँ इफेक्टिंग फैक्टर में स्टडी कर रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम को कैसे चेंज करता है कैटलिस्ट। जैसे A प्लस B, ये रिएक्शन C प्लस D, आप इस रिएक्शन को फास्ट करना चाहते हैं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो, तो आप क्या लगाओगे? कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट का काम है वो दोनों साइड की रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। मतलब
इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन, आपने कैटलिस्ट यूज किया, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है वो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता है, सुन लीजिए ध्यान से। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट इक्विलिब्रियम पर नहीं होता है, इक्विलिब्रियम वो चेंज नहीं कर सकता। क्या करता है वो केवल, कैटलिस्ट केवल क्या काम करता है, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है ए बी सी डी, फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है, बस वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिएक्शन को फॉरवर्ड रखें फिर कैटलिस्ट यूज करें। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रही और आपने कैटलिस्ट यूज कर दिया तो वो बैकवर्ड रिएक्शन को सपोर्ट कर देगा, इधर रिएक्शन को फास्ट कर देगा, इधर ले जाएगा। तो कैटलिस्ट ओनली रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, इक्विलिब्रियम को नहीं। लिखिए, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इक्विलिब्रियम का इफेक्ट पड़ रहा है हम। Catalyst does not affect the direction of equilibrium. Catalyst does not affect the direction of equilibrium. It can change only rate of reaction. It can change only rate of reaction, either forward और बैकवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही वो सपोर्ट कर देगा, बैकवर्ड जा रही बैकवर्ड को सपोर्ट कर देगा। इक्विलिब्रियम से उसकी फ्रेंडशिप नहीं है। चलिए भाई, बस इतने से स्टेटमेंट